जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग इतिहास के 47वां टॉपिक भारत का स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में अध्ययन करते हैं। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। पहला जो है अंग्रेज विरोध किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो सन्यासियों के द्वारा स्टार्ट किया गया। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। यानी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। और 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। याद रखिएगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। कब की? तो 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। चूंकि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की, जिसके वजह से ब्रिटिश सरकार का रुख जो है कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। नौरोजी, दत्त और वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। नौरोजी, दत्त और वाचा ने तीनों मिलकर धन निकास का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? धन निकास का सिद्धांत दिया। और दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी पूछ देता है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो दादा भाई नौरोजी हैं। चलिए थोड़ा सा जो है कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियां की गई हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि किस गवर्नर जनरल या कौन सा आदमी ने क्या क्या कांग्रेस के बारे में कहा है। तो उसके स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। डॉफरिन ने कहा है कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि डॉफरिन का स्टेटमेंट है कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन ने कहा है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। और किसने कहा है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है? तो कर्जन ने कहा है। अरविंद घोष ने कहा है कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाला है। और अरविंद घोष ने कहा है कि कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने ही वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है। याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी स्टेटमेंट देकर पूछ देता है कि यह किसका कथन है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसबरी से 1892 में चुनाव जीता था। यानी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई और 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा कर दिया। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के एक टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है आदि के नारे लगाए गए। हुआ क्या दोस्तों कि बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। यानी 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन जो है याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया। अब इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि के नारे लगाए गए। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। स्वदेशी आंदोलन का विचार जो है सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन का विचार अगर सबसे प्रथम किसको आया था तो कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाका में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। आंध्र प्रदेश के इलाके में जो है स्वदेशी आंदोलन को क्या चीज़ के नाम से जाना जाता था? तो वंदे मातरम के आंदोलन के नाम से जाना जाता था।
1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। और स्वराज की मांग सबसे पहले किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। कब किया? तो 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी गर्म दल और उदारवादी यानी नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई। अब इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। याद रखिएगा दोस्तों, कांग्रेस जो है स्वदेशी आंदोलन के चलाने के तरीका को ही लेकर 1907 में सूरत अधिवेशन में दो दलों में बट गया। एक उग्रवादी दल जिसको कि गर्म दल कहते थे और एक उदारवादी दल जिसको कि नरम दल कहते हैं। और इस सम्मेलन की जो है अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। तो दोनों ही डेट याद रखना है कि कब कांग्रेस जो है अलग हो गया था, तो 1907 ईस्वी में, यानी कि और उस का अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे। और अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सुमार बांग्ला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बना। और स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सुमार बांग्ला लिखा, जो बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल में यात्रा की। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई और 1908 से 1914 तक बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष तक काटने पड़े। यानी कि बाल गंगाधर तिलक जो थे पहले कांग्रेसी ऐसे नेता थे जो देश के लिए कई बार जेल गए, ठीक ना। 1897 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई और फिर 1908 के राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की सजा हुई। तो 1908 से लेकर 1914 ईस्वी तक बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष उसको काटने पड़े। प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रेंड और स्टर्स की हत्या कर दी। हुआ क्या दोस्तों कि जो प्लेग के समय के ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के जो चापेकर बंधु थे, दोनों कौन था? दामोदर थे और बालकृष्ण थे। इन्होंने क्या किया कि प्लेग अधिकारी रेंड और स्टर्स की हत्या कर दी। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। अब 1905 में वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर की नाम की पुस्तिका लिखी, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। दोस्तों, बंगाल में जो है क्रांतिकारी विचारधारा को अगर फैलाने का बात किया जाए तो वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ ने फैलाया। और 1905 ईस्वी में वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने की केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। 1906 ईस्वी में दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। कुछ 1893 वर्ष का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन बिंदु है, उसके बारे में आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। 1893 में स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी तक अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। सितंबर 1893 में वहां पर हो रहे धर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्होंने 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाई एवं बहनों के साथ शुरू किया तो तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। हुआ क्या दोस्तों कि 1893 ईस्वी में जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे, वहां पर हो रहे धर्म सम्मेलन में भाग लिया। कब गए थे? तो 1893 में, सितंबर 1893 में, ठीक ना। और पहले ही दिन उनको मात्र 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। और जैसे ही उन्होंने अब वक्तव्य का जो है संबोधन जो है अमेरिका के भाइयों एवं बहनों के साथ शुरू किया तो तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया और उन्हें तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से भी जाना जाता है। 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद जोगीराज अरविंद घोष 1872 से 1950 ईस्वी को भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 में उन्होंने एक लेखमाल न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया, ठीक ना। लेखमाला, सॉरी दोस्तों, लेखमाला बल्कि, ठीक ना। 1893 ईस्वी में क्या हुआ कि 14 वर्ष के बाद जो है योगीराज अरविंद घोष, ठीक ना, कौन?
14 वर्ष के बाद जो है योगी राज अरविंद घोष 1872 से 1950 ईस्वी में भारत की भूमि पर पुनः वापसी हुई और 1893 ईस्वी में उन्होंने लेखमाला न्यू लैम फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। ठीक ना, कौन सा पुस्तक लिखा? न्यू लैम फॉर ओल्ड। 26 नवंबर 1893 को एनी बिसेंट ने 1847 से 1933 में भारत आई और वे बनारसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम ही लोगों में से एक हूँ। हुआ क्या दोस्तों कि 16 नवंबर 1893 को एनी बिसेंट जो है भारत आई और आकर वो बनारसी शहर में रहने लगी और उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम ही लोगों में से एक हूँ। 1893 में महात्मा गांधी ने अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकादमे में दक्षिण अफ्रीका गए और 1893 में ही महात्मा गांधी जो है अब्दुल्ला सेठ नामक एक व्यापारी के मुकादमे के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी का वर्ष जो है महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ द ऑब्स्टेकल टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की। यानी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए भी 1893 का जो वर्ष है वह इम्पोर्टेंट था। नासिक में क्या किया कि चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था यानी सोसाइटी फॉर, याद रखिएगा कौन संस्था का क्या नाम है? सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ द ऑब्स्टेकल टू द हिंदू रिलीजन के स्थापित किया। किसने किया? तो चापेकर बंधुओं ने। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य था खून के बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस सफ्रांसिस से बम बनाना सीखा। हुआ क्या दोस्तों कि जो बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया, इसका उद्देश्य क्या था कि खून के बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई और अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को, याद रखिएगा किसको? हेमचंद्र दास कानूनगो को जो है पेरिस भेजा। क्यों, किस लिए भेजा? वहाँ पर जाकर वो बम बनाने के लिए सीखने गए थे। ठीक ना, रूसी तो किसके सीखने गए थे? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? रूस में है। रूसी क्रांतिकारी निकोलस सफ्रांसिस्को से बम बनाना सीखा। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन वामट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। हुआ क्या दोस्तों कि बीडी सावरकर, जिसको कि विनायक दामोदर सावरकर पूरा नाम है, महाराष्ट्र में 1904 ईस्वी में अभिनव भारत, याद रखिएगा अभिनव भारत पूछ देता है कि अभिनव भारत नामक संस्था के संस्थापक कौन है? तो बीडी सावरकर। अभिनव भारत संगठन के जो सदस्य थे पीएन वामट, वो क्या थे कि बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ गए थे? पेरिस गए। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय जो है तिलक के पत्र केसरी मराठा को जाता है। क्योंकि महाराष्ट्र में जो है क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का श्रेय किसको जाता है? तो तिलक के पत्र केसरी था, जो कि क्या चीज़ में लिखा हुआ था? तो मराठी में लिखा हुआ था। तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया कि 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव मनाने का प्रारंभ किया। वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। याद रखिएगा दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी काल का संपादन जो है किसने किया था? तो परांजपे ने किया था। याद रखिएगा उसका क्या नाम है संपादक पत्रिका का? तो काल। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम जो है कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया जिससे 2 महिला प्रिंगले की पत्नी और बेटी की मौत हो गई। चाकी ने आत्महत्या तो कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। हुआ क्या दोस्तों कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को उन्होंने मुजफ्फरपुर के जो जज थे किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयत्न किया, लेकिन गलती से जो गाड़ी बम जो है कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया। ठीक ना, जिनसे 2 महिला प्रिंगले की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। और चाकी ने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस को 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। याद रखिएगा दोस्तों खुदीराम बोस की फांसी कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1908 ईस्वी को हुआ और मात्र उनकी आयु जो थी वह मात्र 18 वर्ष की आयु थी। खुदीराम बोस
बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सदस्य थे और युगांतर दल के नेता वारेंद्र कुमार घोष थे। खुदीराम बोस जो थे बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे और युगांतर दल के नेता वारेंद्र कुमार घोष थे। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ खुदीराम बोस के रूप में दिए, थोड़ा सा उनका लाइफ हिस्ट्री है, तो आइए थोड़ा सा उनके बारे में हम लोग जान जाते हैं। खुदीराम बोस का जन्म जो है 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो हबीबपुर जिला जो है मिंदानापुर यानी कि पश्चिम बंगाल में हुआ था। अब पकड़ने वाली पुलिस का नाम क्या था? फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्र। यानी खुदीराम को जो पकड़ने वाली पुलिस आई थी उसका नाम क्या था? फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्र। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कौन थे? तो कॉडफ था। और सरकारी वकील कौन थे? तो मनुक एन विनोद मजमूदार। खुदीराम बोस की ओर से वकील कौन थे? तो कालिदास बोस। फांसी कब पढ़ा था? तो हम लोग पढ़िए लिए 13 अगस्त 1908 ईस्वी को, ठीक ना। हाथ में गिटार लेकर खुदीराम बोस जो है फांसी के तख्ते पर जा खड़े हुए। यानी कि खुदीराम बोस को जो है 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, ठीक ना। याद रखिएगा दोस्तों, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया। और कब किया, कहाँ किया? तो लंदन में किया। और कब किया? तो 1905 ईस्वी में। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वाकरुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे और इसी सम्मेलन में अखिल मुस्लिम लीग के उदय हुआ। और लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ और जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। और मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। हुआ क्या दोस्तों कि 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। इन्होंने इन्विटेशन दिया और सम्मेलन किया। सम्मेलन का जो अध्यक्ष था वो कौन था? नवाब वाकरुल मुल्क को अध्यक्ष बनाया गया। और इसी सम्मेलन से अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। और इसी सम्मेलन से जो है भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। और लीग का संविधान जो है 1907 के कराची में बना। और इसी संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जहां की आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया। यानी याद रखिएगा कि मुस्लिम जो लीग बनाया था तो उसका जो अध्यक्ष कौन थे 1908 में? तो आगा खां थे। और मुस्लिम लीग ने इस बंगाल विभाजन को समर्थन किया था। अब मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन को क्या किया था? तो समर्थन किया था, ठीक ना। चलिए आगे। भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थे, ठीक ना, जो जर्मनी की स्टुगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। इनके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम की थी। यानी कि याद रखिएगा दोस्तों कि मैडम भिकाजी कामा रुस्तम जो थे वो भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थे, जो कि जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती थी, है, ठीक ना। इनके माता पिता जो थे वो पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम की थी। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जनवाइली को गोली मारकर हत्या कर दी और 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्यु दंड दिया गया। हुआ क्या दोस्तों कि 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जनवाइली को गोली मारकर हत्या कर दी और 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्यु दंड दे दिया गया। 21 दिसंबर 1909 को अनंत काहरे ने जैक्सन को गोली मार दी। 21 दिसंबर को 1909 को क्या हुआ कि अनंत काहरे ने किसको गोली मार दी? जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन हुआ और इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। दूसरा, बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। हुआ क्या दोस्तों कि 21 दिसंबर 1909 को वायसराय जो थे लॉर्ड हार्डिंग, ठीक ना, 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार के लिए आयोजन किया, ठीक ना। इस आयोजन में क्यों किया जा रहा था भव्य दरबार? क्योंकि इंग्लैंड के जो सम्राट थे पंचम और उनकी जो वाइफ थी मेरी, ठीक ना, उन्हीं के स्वागत में भव्य दरबार हुआ।
अब इस दरबार में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई, जिसमें पहला घोषणा थी कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, यानी कि जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था उसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। और दूसरा था कि बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। और तीसरा घोषणा हुआ कि बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। ठीक ना, अब बिहार को भी अलग कर दिया गया जिसमें कि वर्तमान जो है उड़ीसा भी उसमें शामिल था। और राजधानी को कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया गया। ठीक ना, और 1912 ईस्वी में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी, तो 1912 ईस्वी में। 23 दिसंबर 1912 को रासबिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका और इसके फलस्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमित चंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमत सहाय, बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमित चंद, अवध बिहारी लाल और बाल मुकुंद और बसंत कुमार को विश्वास को फांसी दे दी गई। हुआ क्या दोस्तों कि 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रासबिहारी बोस ने दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। ठीक ना, बम फेंकने के कारण जो है परिणाम स्वरूप 13 आदमी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों में प्रमुख कौन कौन थे, तो मास्टर अमित चंद थे, दीनानाथ थे, अवध बिहारी लाल थे, बाल मुकुंद थे, बसंत कुमार विश्वास थे, हनुमत सहाय थे और बलराज थे। हुआ क्या कि दीनानाथ जो है दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और सभी को जो है मास्टर अमित चंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सेंस फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष हुए। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था और 9 दिसंबर को 1913 को यह गुरुमुखी में छपने लगा और इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। ठीक ना, हुआ क्या दोस्तों कि 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है गदर पार्टी की स्थापना की। तो याद रखिएगा गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो लाला हरदयाल ने की। ठीक ना, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सोहन सिंह भाखना। ठीक, और लाला हरदयाल जो है इसके प्रथम मंत्री थे और काशीराम कोषाध्यक्ष थे। ठीक ना, और 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। क्या चीज़ में था, उर्दू में। शुरू में क्या चीज़ में था, उर्दू में था, लेकिन 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी में छपने लगा। अब इसके पहले अंक जो पृष्ठ छपता था उस पर क्या लिखा हुआ रहता था कि अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। कोमातागारो जापानी जहाज का बाबा गुरुदत्त 1914 में किराया पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई, संघर्ष हुआ और 18 व्यक्ति मार दिए गए और लगभग 25 व्यक्ति जो है घायल हुए। हुआ क्या दोस्तों कि कोमाता मारुगारो जो था वो जापानी जहाज को बाबा गुरु सिंह ने किराए पर लिया था 1914 ईस्वी में। अब यह जलयान 351 यात्रियों को लेकर, ठीक ना, 351 यात्रियों को लेकर ये कहाँ पहुंचा, 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा, यानी कि पश्चिम बंगाल में पहुंचा। अब बजबज नामक बंदरगाह जो है पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ, यानी कि उसका चेकिंग भी होने लगा और लड़ाई भी हुआ। लड़ाई में क्या हुआ कि 18 यात्री जो है मार दिए गए और 25 यात्री जो है घायल हो गए। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने केसर हिंद को उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। और याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी को जो केसर हिंद की उपाधि मिली थी तो कब मिली थी, तो 1915 ईस्वी में। किन्होंने दिया था, तो अंग्रेज ने दिया था। यानी कि 1915 में अंग्रेज सरकार ने केसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दल में एकता हो गई और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। यानी कि हम लोग जो पहले पढ़ चुके थे कि कांग्रेस जो है 1907 ईस्वी में, ठीक ना, सूरत अधिवेशन में 2 दलों में बंट गया था, नरम दल और गरम दल में। लेकिन कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में है कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई और इसी आंदोलन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। और बाल गंगाधर क्या किए कि 18 अप्रैल 1916 ईस्वी को
पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 को, याद रखिएगा दोस्तों, वो अप्रैल 1916 है, अभी सितंबर 1916 है, ठीक ना, दोनों अलग अलग, ठीक ना। बाल गंगाधर होम रूल लीग की स्थापना कहाँ किए थे, तो पुणे में। और जबकि एन ए बेसेंट जो है मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल ने लीग का सचिव बनाया गया, यानी कि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम लीग की स्थापना की और जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसीलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहने लगे। हुआ क्या दोस्तों कि जब द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो उसमें जो है सेना में भर्ती होने के लिए गांधी जी ने प्रोत्साहित किया, इसीलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहने लगे। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। और 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। और अंग्रेज अधिकारी एमन, जिसने शुक्ल जी 35 वर्षों तक लड़ते रहे थे, उनके साथ कर्म के लिए 300 रुपया भेजा और कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। हुआ क्या दोस्तों कि जब बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया और चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार 20 मई 1929 को 54 वर्ष के आयु में जो है राजकुमार शुक्ल की मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो अंग्रेज अधिकारी एमन ने, जिस शुक्ल से 25 वर्षों तक लड़ते रहा था, उनके श्राद्ध काम के लिए 300 रुपया भेजा और कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था, यानी कि उसको काम क्रिया करने के लिए 300 रुपया भेजा, कहा कि चंपारण का, ठीक ना, वह अकेला मर्द था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण यानी कि बिहार में किया गया। यानी कहने का मतलब है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। और सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग अगर कहा जाए तो भारत में जो है तो वो बिहार में किए, तो कहाँ, चंपारण में, ठीक ना, बिहार के चंपारण जिला में किए। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। और चंपारण विद्रोह के कारण ही अंग्रेजों को जो तीनकठिया प्रथा थे 3/20, यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा को ले लिया जाता था, तो वो प्रथा जो तीनकठिया प्रथा कहलाता था, जो कि समाप्त कर दिया गया। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग की समाप्त करने की घोषणा की। अब एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग की समाप्त करने की घोषणा की। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यह उस समय की बात है, यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यही गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने क्या किए कि अहमदाबाद में, ठीक ना, अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, जो कि उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। और यही गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि पूंजीपति जो होते हैं मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को एम जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। यानी 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को एम एन जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की, ठीक ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की, जिसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 ईस्वी में की, समर्थन में की। यानी कि महात्मा गांधी जो है पहली बार भूख हड़ताल कब किए थे, तो अहमदाबाद के मिल मजदूरों के हड़ताल में 1918 ईस्वी में समर्थन में किए थे। और महात्मा गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। यानी इसी को जो है खेड़ा आंदोलन के नाम से इतिहास में जाना जाता है। और यह जो है कब दिए, तो 1918 ईस्वी में, ठीक ना, गांधी जी ने खेड़ा जिले में एक नारा दिया जिसमें कहा कि कर नहीं आंदोलन चलाया।
19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया, जिसके अनुसार जो है किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। हुआ क्या दोस्तों कि 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया, और यह जो है इसके अनुसार, रॉलेट एक्ट के अनुसार जो है किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध कोई भी न तो अपील, न तो कोई दलील और न ही कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई, और गांधी जी ने क्या किया कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है देशव्यापी हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसंख्या को जनरल REH डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई, और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए। और उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर था। हुआ क्या दोस्तों कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ? तो जो है अमृतसर में हुआ, ठीक ना। हो रहा क्या, कैसे हुआ? तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में, जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो इन्हीं के विरोध में जो है जनसभा आयोजित हो रही थी, तो जिसमें जनरल REH डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई, और जिसका सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे, जबकि कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए। और उस समय पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर माइकल ओडायर था। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीयों ने डायर का सहयोग किया था। कहीं ना कहीं किसी भी कांड में जो है भारतीयों ने ही अंग्रेजी को सहयोग किया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो है हंसराज नामक व्यक्ति ने डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। शंकरन नायर ने क्या किया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सदस्यता से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। हुआ क्या दोस्तों कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय यानी सर चिमन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। हुआ क्या दोस्तों कि जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनी, और कब बनी? तो 19 अक्टूबर 1919 को, जिसका नाम था हंटर, ठीक ना। हंटर कमेटी बनी। इसमें जो है 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। 3 भारतीय कौन कौन थे? तो सर चितन लाल सीतलवाड़ा और साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया, और इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। और कांग्रेस ने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया, और इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति थे, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? जलियांवाला बाग क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह कभी जल्दी नामक व्यक्ति की क्या थी? संपत्ति थी, ठीक ना। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरोध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वो क्यों हुआ था? तो भारतीय मुसलमान के मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया, और 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को समूचे देश में, ठीक ना, क्या हुआ कि 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे देश में, ठीक ना, पूरे देश में क्या मनाया गया? खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमान की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। और 23 नवंबर 1919 ईस्वी को
ठीक ना। हिंदू और मुसलमान के बीच एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता किसने की, तो महात्मा गांधी ने की। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में की। जैसे हुआ क्या दोस्तों कि रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में की। यानी कि मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। और मोहम्मद अली को क्या कर लिया गया, तो गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे पहले किसको गिरफ्तार किया गया, तो मोहम्मद अली को। मोहम्मद अली जीना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। ठीक ना। मोहम्मद अली जीना और चाहे एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल जो थे कांग्रेस के असहयोग आंदोलन के क्या थे, सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने क्या छोड़ दी, कांग्रेस को छोड़ दी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के जिला में चोरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। हुआ क्या दोस्तों, इतिहास में जो है चोरी चौरा घटना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्या हुआ था, तब 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चोरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी। जैसे ही थाने में आग लगा दिया तो एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई, जिससे घटना से महात्मा गांधी को काफ़ी दुख हुआ, जिसके चलते उन्होंने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद का जो है लाइफ हिस्ट्री है, तो उनसे बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो पंडित जी के नाम से भी जाने जाते थे, इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। ठीक ना। यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा नाम क्या है, तो चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। जन्म कहाँ हुआ था, तब भाबरा, झाबुआ जिला, जो वर्तमान जिला जो है अलीराजपुर में है, जो कि एमपी में पड़ता है। इनका जन्म जो है 23 जुलाई 1906 ईस्वी को हुआ था। पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था, माता का नाम जगरानी देवी। शहीद स्थल अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में है। शहीद तिथि 27 फरवरी 1931 को। संबंधित संगठन नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यही तो थे भगत सिंह के बारे में हम लोग जाने। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। और 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई गई। ठीक ना। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण 5 फरवरी 1924 को ही रिहा कर दिया गया। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन के नेता मोतीलाल तेजावत था। यानी कि 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था, तो मोतीलाल तेजावत था। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। याद रखिएगा दोस्तों, 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत ही कौन से पार्टी बनाए, स्वराज पार्टी की स्थापना की। यानी स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया, तो मोतीलाल नेहरू और कौन चित्तरंजन दास, जिनको कि CR दास के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन यानी 1924 में अध्यक्ष चुने गए थे। यानी कि महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के सिर्फ एक बार अधिवेशन में भाग लिए, अध्यक्ष बने। कब, 1924 में। कहाँ हुआ था, तो बेलगांव में हुआ था, याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है। सचिंद्र सन्याल ने 1924 ईस्वी में कांग्रेस में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। सचिंद्र सन्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। और भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली में फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। यानी कि दोनों याद रखना है कि सचिंद्र सन्याल जो है कानपुर में किए थे और भगत सिंह जो है वह दिल्ली के कहाँ, फिरोजशाह कोटला में। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर में लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया है। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था।
इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई और सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। मनमथ गुप्त को 14 वर्ष की उम्र कैद हुई और राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य की पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। यानी कि हुआ क्या दोस्तों कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन के रेल विभाग को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया, जिसको कि काकोरी कांड के नाम से इतिहास में जाना जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार किसका था? तो राम प्रसाद बिस्मिल का था। और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां की जो है फांसी 1927 में दे दी गई। सचिंद्र सन्याल को जो है आजीवन कारावास मिला और मनमथ गुप्त को 14 वर्ष की सजा हुई। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य की पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। संभवतः अशफाक उल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटक गए थे। यानी कि अगर इतिहास में पूछा जाए कि पहले क्रांतिकारी मुस्लिम कौन थे जिसको कि फांसी मिला, तो अशफाक उल्ला खां थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकार के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापित किया। यानी कि स्त्रियों ने भी अधिकार के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को भारत आया और इसको क्या कहा जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। अब इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। यानी जो नेहरू ने एक रिपोर्ट दिया था उसको 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? तो डॉक्टर अंसारी ने की थी। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। हुआ क्या दोस्तों कि 30 अक्टूबर 1928 को साइमन का विरोध किया जा रहा था, जिससे उसी समय जो है पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय जो है घायल हो गए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। यानी साइमन कमीशन का 2 ऐसा दल था जो कि विरोध नहीं कर रहा था। उस दल का नाम क्या है? जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स की गोली मार दी। हुआ क्या दोस्तों कि भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स को गोली मार दी गई। यानी कि सॉन्डर्स की हत्या किसने किया? तो हत्या भगत सिंह ने किया। ठीक ना। चलिए, अब पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंच पर बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उसके मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए है। हुआ क्या दोस्तों कि पब्लिक सेफ्टी बिल जैसे ही पास हुआ तो इससे जो है भारतीय जो है असंतुष्ट थे, जिसके असंतुष्ट विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। फेंकना ही था तो आदमी पर फेंकना चाहिए था, तो खाली बम पर फेंक दिया, खाली बेंच पर। लेकिन इन लोगों का कहना था कि खुदीराम बोस करें बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह का कहना था कि मतलब हम लोग का जो है किसी का जान लेने का मकसद नहीं था, बल्कि जो सरकार जो बहरे कान था उसको अपनी आवाज़ को वहाँ पहुँचाना था। यानी सरकार को मतलब उसको डरवाना था। ठीक ना। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, इसके उपलक्ष्य में भी उन लोग को क्या हो गया? फांसी मिलता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? तब विठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। यानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? तब विठल भाई पटेल। ठीक ना। कांग्रेस 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया था और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई थी।
हुआ क्या दोस्तों कि कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया। कब? तो 1929 ईस्वी में अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित जो नया नया झंडा बना था, तिरंगा झंडा फहराया। और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया और इसी के साथ प्रथम वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम के लिए 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की है। हुआ क्या दोस्तों कि 12 मार्च, याद रखिएगा डेट, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने 79 समर्थक भी कभी कोई पूछ देता है कि कितने समर्थक थे, तो 79 कितना किलोमीटर थे, 322 किलोमीटर, ठीक ना, साबरमती आश्रम से, ठीक ना, समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया, ठीक ना। यानी कि साबरमती से दांडी की दूरी कितना था? 322 किलोमीटर। कितने व्यक्ति थे गए थे साथ में? तो 79 व्यक्ति, ठीक ना। और लगभग 24 दिन के बाद, ये भी पूछ देता है कि कितने दिन चला, ठीक ना, बीपीएससी वगैरह में। 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना जो है नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की है। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 4 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ, ठीक ना। और इसको किस, और जब हुआ तो इसके बाद गांधी जी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसको क्या कर दिए? स्थगित कर दिए, ठीक ना। और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ देगा कि दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को कहा जाता है। 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार एवं आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूप किया और इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. रॉय ने नेहरू की मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया और गांधी जी के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। इसी समय गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। 1931 ईस्वी में क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार एवं आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प प्रारूपित किया और इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. रॉय ने नेहरू की मदद की थी। और इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। और इसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ और महात्मा गांधी ने कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का कारण असफल रहा। यानी कि याद रखिएगा दोस्तों, दूसरा जो है गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को और द्वितीय हम लोग जानिए गए कि 7 सितंबर 1931 को हुआ और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ। यानी कि जो है याद रखना है कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, 30, 31, 32, लेकिन डेट के साथ ही याद रखना है। पहला जो है गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ, दूसरा जो है 7 सितंबर 1931 को हुआ और तीसरा जो है 17 नवंबर 1932 को हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड था और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया और डॉक्टर भीमराव जो है, याद रखिएगा दोस्तों, तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया
और सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। हुआ क्या कि जैसे ही दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी भाग लिए तो उससे कोई जो है सकारात्मक जो है उधर से उभर कर निर्णय नहीं आया, जिसके वजह से है 3 जनवरी 1932 को पुनः जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है अंतिम रूप से जो है 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से कौन? गढ़वाल राइफल ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। याद रखिएगा दोस्तों डेट, 23 मार्च 1931 को सुखदेव सिंह, भगत सिंह और राजगुरु को, ठीक ना, फांसी पर लटका दिया गया। मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। इसके उपलक्ष्य अध्यक्ष जो थे स्वामी सहजादानंद एवं महासचिव NG रंगा चुने गए। स्वामी सहजादानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका को पटना में प्रकाशन किया। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल संकृत्यायन इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक बने। हुआ क्या दोस्तों कि अखिल भारतीय किसान सभा के जो है प्रथम सम्मेलन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ, ठीक। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सहजादानंद, ठीक ना, सहजादानंद बने। और महासचिव कौन थे? तो NG रंगा चुने गए। स्वामी सहजादानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का पटना में प्रकाशन किया और यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। यानी हुंकार जो था क्या चीज का पत्रिका था? तो किसान के लिए थे। और राहुल संकृत्यायन जो थे साप्ताहिक पत्रिका 1942 के इसके क्या बने? संपादक बने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। चलिए वीडियो थोड़ा लंबा ही है। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पटाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यानी कि 1939 ईस्वी में क्या हुआ कि महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित पटाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। हुआ क्या कि 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का निर्माण किया जिसको कि फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। और सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान ही फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनामा नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी। यानी कि 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुमान नामक स्थान के उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को क्या कर दिया? गोली मार दिया। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मादत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। याद रखिएगा दोस्तों कि 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक ना। यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। और दूसरे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे कौन थे? तो ब्रह्मादत्त थे। यानी तीसरा कौन था? तो ब्रह्मादत्त। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के भी कहा जाता है। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग के 1940 के दिल्ली अधिवेशन यानी अध्यक्षता कौन किया था? तो अल्लाह बख्श ने। खलीक उजमान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। हुआ क्या कि 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर दी। यानी कि सब मांग कौन किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मुस्लिम लीग ने 1940 में दिल्ली के अधिवेशन यानी अध्यक्ष कौन थे? तो अल्लाह बख्श थे। और खलीक उजमान ने पाकिस्तान नाम से जो है अलग राष्ट्र के प्रस्ताव रखा था। यानी कि पाकिस्तान नाम कौन दिया था? खलीक उजमान ने दिया था। 1942 ईस्वी में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन
अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। यानी कि 1942 में है वर्धा में कांग्रेस ने भारत छोड़ो, ठीक ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। यानी कब? 1942 में। कहाँ? तो वर्धा में। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में हुई और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। यानी 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक जो है मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुआत जो है 9 अगस्त 1942 को हुई और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। हुआ क्या कि गांधी जी के जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था तो कांग्रेस की कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को, ठीक ना, स्वीकार कर लिया। अब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हो गई और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर ही गांधी जी, कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खान महल में और तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को बाकुंडा जेल में रखा गया। 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। हुआ क्या दोस्तों कि जब 9 अगस्त 1942 को, ठीक ना, स्टार्ट हुआ भारत छोड़ो आंदोलन तो प्रातः काल में ही ऑपरेशन जीरो आवर के कार्य चलाकर सभी नेताओं को क्या कर दिया? गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक ना। जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। तो गांधी जी को पूना के आगा खां महल में जेल में डाला गया और अन्य जो कांग्रेस के सदस्य थे जैसे अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पुलिस में रखा गया था और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर में जेल में और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था। और 6 मई 1944 को गांधी जी को जो है जेल से छोड़ दिया गया। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। और उषा मेहता जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के लिए पूरे देश में क्या हो गई? विख्यात हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालचारी ने 1944 ईस्वी में वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। अब भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो संवैधानिक गतिरोध हो गया था उसको दूर करने के लिए श्री राजगोपालाचारी ने 1944 ईस्वी में दे वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार जो सर्वप्रथम किसको आया? तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया परंतु वह असफल रहा। आज़ाद हिंद फौज की जो है प्रथम डिवीजन की गठन जो है 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया परंतु यह क्या हो गया? असफल रहा। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। अब आज़ाद हिंद फौज का जो है सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो रास बिहारी बोस को दिया जाता है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे और भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे। वहां जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया जहां वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भाषण देते थे। हुआ क्या कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे और भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस ने 1941 में जर्मनी पहुंचे। ठीक वहाँ पर जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडियन सेंटर का गठन किया जहाँ से वे आज़ादी के पर्चे छपवाते थे और वहीं से वे भाषण देते थे। 1942 ईस्वी में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध के बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया जिसे क्या कहा जाता है? फ्री इंडियन लीजन कहा गया है। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1947 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार का गठन किया जिसका जर्मनी और जापान ने भी समर्थन किया। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया जिसका जर्मनी और जापान ने भी समर्थन किया।
अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया और आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों का नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। यानी अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस की को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। ठीक ना, यानी कि अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड के नाम से सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं का ब्रिगेड का नाम जो है लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा जो है कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 को जापान के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए गए। नेताजी ने इसका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। यानी 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया और नेताजी ने इसका नाम जो है शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप के नाम रखा। टोक्यो जाते हुए फॉर्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस घटना को अभी तक कोई प्रमाणिक नहीं माना गया है। हुआ क्या दोस्तों कि टोक्यो जाते हुए फॉर्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में जो है आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 में मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है। लोग कहते हैं कि दुर्घटना नहीं हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को कटक यानी कि उड़ीसा में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नाट गुरुदयाल ढिल्लन और मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सजा माफ कर दी। हुआ क्या दोस्तों कि आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार में अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन और मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया और लेकिन वायसराय ने इसकी सजा क्या कर दी, माफ कर दी। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई एवं के.एन. काटजू ने प्रवृत्ति की। हुआ क्या कि आज़ाद हिंद फौज की तरफ से कौन कौन तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई एवं के.एन. काटजू ने पैरवी की थी। कराची में 20 फरवरी 1946 के वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी और बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गई और इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इसकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज के सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। हुआ क्या कि कराची में 20 फरवरी 1946 में वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी और हुआ क्या कि बम्बई, लाहौर, दिल्ली में शीघ्र फैल गया और इसमें 5200 सैनिकों ने भाग लिया था। और उनकी प्रमुख मांग थी कि भारत ये और अंग्रेज में जो था डिफरेंस था उसको इक्वल किया जाए। यानी इंडियन जो सैनिक थे, सोल्जर्स थे और इंग्लिश जो अंग्रेज जो थे सोल्जर, दोनों को क्या किया जाए, बराबरी का व्यवहार किया जाए। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को बम्बई में आई एनएस तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों के द्वारा किया गया और 5000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए और उन्होंने भी बराबरी की मांग की। अब 25 फरवरी 1946 को नौसेना के विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर दिया। हुआ क्या कि नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को बम्बई में INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों ने भी कर दिया। ठीक ना, इसमें 5000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए और इसने भी बराबरी की मांग की। अब 25 फरवरी 1946 को नौसेना के विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर दिया। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड का, और पैंथिक्स लॉरेंस जो भारत के सचिव थे, एवं AP अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। यानी कि कैबिनेट 1946 में क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन जो है प्रधानमंत्री एटली 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना और तत्कालीन जो ज्वलंत मुद्दा था उसको भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन जो है भारत भेजा गया। जो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। अब इस शिष्टमंडल का जो सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो कि अध्यक्ष थे, पैंथिक लॉरेंस जो है भारत के सचिव थे, और AB अलेक्जेंडर जो थे कैबिनेट मिशन थे मंत्री थे।
कैबिनेट मिशन पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को एवं कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन को क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को स्वीकार किया, जबकि कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव 1946 में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। यानी कि जैसे ही कैबिनेट मिशन भारत आया तो योजना को स्वीकार करने के लिए संविधान सभा का निर्माण हुआ, ठीक ना, चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को 214 सामान्य स्थानों में 205 स्थान प्राप्त हुए और मुस्लिम लीग को 78 सीटों में से 73 सीट प्राप्त हुआ और कांग्रेस को जो है 4 सीट का भी समर्थन मिला हुआ था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी एवं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाया और सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया। अब उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी थे। यानी कि मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक ना, 16 अगस्त को मनाया और सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया। और उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे शहीद सुहरावर्दी थे। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुई। 3 जून 1947 को क्या हुआ कि भारत का जो है विभाजन की माउंटबेटन योजना जो है प्रकाशित की गई। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति ने 3 जून 1947 को बैठक में स्वीकार कर लिया। यानी 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई और माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति ने 3 जून 1947 को क्या कर लिया, बैठक में स्वीकार कर लिया गया। ठीक। और दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन इस चैप्टर को समाप्त करना ही है। 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया और इस प्रस्ताव का समर्थन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। यानी 14 जून 1947 को क्या हुआ कि कांग्रेस महासमिति के बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन का माउंटबेटन योजना को क्या कर लिया, प्रस्ताव को पेश किया और इस प्रस्ताव को जो है अब्दुल कलाम आज़ाद ने बंटवारे का जो पहले विरोध कर रहे थे, ठीक ना, वो समर्थन किए। आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति के फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और दूसरा भी रास्ता नहीं है। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास ना हो सका और 161 सदस्यों ने उसके खिलाफ वोट किया था या तटस्थ रहे। यानी कि नेहरू, गांधी और पटेल के समर्थन के बावजूद भी कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव जो है अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास नहीं हो सका, ठीक ना। जब पास नहीं हुआ तो इसमें कितना 161 सदस्य ने खिलाफ वोट दिया था, ठीक ना। प्रस्ताव का विरोध करने वाले दलों में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिंडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना हाफिज रहमान थे। यानी प्रस्ताव का विरोध कौन कौन कर रहे थे, तो सिंध कांग्रेस नेता चौथराम मिंडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू और पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना हाफिजुर रहमान थे। मुस्लिम लीग के काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई और लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार कर लिया और लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया। यानी कि मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक जो है माउंट योजना विचार पर करने के लिए 10 जून 1947 को जो है नई दिल्ली में बुलाई गई और लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया। यानी लीग की बैठक में मात्र जो है 400 में से 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया, तो कोई बात नहीं, 390 जो है उसको सपोर्ट किया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा और दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज की स्थापना हुई।
यानी दोस्तों हुआ क्या कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। अब 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। अब 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर भी हो गए। इसके अनुसार जो है 15 अगस्त 1947 को जो है देश जो है 2 डोमिनियन में भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा और दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता एवं पूर्व सत्ता सौंप दी जाएगी। यानी 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान और 15 अगस्त को है भारत जो है अधिराज्य के रूप में स्थापना होगी। नोट, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड और सम्राट जॉर्ज पोस्टम था। वह भारत का अंतिम सम्राट और कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। यानी कि भारत की जो आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट था जॉर्ज सस्टम था, वह भारत का अंतिम सम्राट और कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम हेड था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग यानी 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। यानी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग यानी 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी से थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुक्तबरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दी। और भगत सिंह के विरुद्ध जो है मुखबिरी करने के कारण जो है फणींद्र घोष की हत्या जो है बैकुंठ शुक्ल ने कर दी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता को 2 बार त्यागपत्र दिया, 1925 में और 1930 में। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता को 2 बार त्यागपत्र दिया, एक बार 1925 में और एक बार 1930 में। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में दिया था। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो लीग ने दिया था। कब? दिसंबर 1943 में कराची अधिवेशन में। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। और कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भारी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं देश के बालू से ही, ठीक ना, कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। डंडा फौज का गठन पंजाब के चमनदेव ने किया था। डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो पंजाब के चमनदेव ने किया था। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। और दीनबंधु मित्र नामक नाटक जो है नील दर्पण किसने लिखा है? नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र है, ठीक ना। इसमें क्या वर्णन है? तो नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहरुल हक ने प्रारंभ किया था। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो मजहरुल हक ने प्रारंभ किया था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो रामस्वामी नायर ने की थी। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो रामस्वामी नायर ने की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने? तो दयाल दास ने की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दयाल दास ने की थी। ब्रह्मा समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। और ब्रह्मा समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने स्टार्ट किया था? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने स्टार्ट किया था। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। और देव समाज के जो संस्थापक कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री थे। और तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा है, ठीक ना, आज इसको ख़त्म ही कर देना है। भारत भारतीयों के लिए है नारा किसने दिया? तो आर्य समाज ने दिया। भारत भारतीयों के लिए है किसने नारा दिया? तो आर्य समाज ने दिया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। यानी कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म का सम्मेलन का संबोधित किया। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। यानी दिल्ली षड्यंत्र केस में जो है दीनानाथ के द्वारा क्या किया गया था? तो मुखबिरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। अब अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? तो नरेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। यानी सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? तो खुदीराम बोस था।
इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है और भगत सिंह का फांसी का सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हल्टन था। याद रखिएगा दोस्तों, इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया और शहीद आजम का नाम से भगत सिंह को जाना जाता है और भगत सिंह को फांसी का सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हल्टन था। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया? तो नारायण गुरु ने दिया। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। सवर्ण हिंदुओं के फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे नहीं, महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यानी महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है बारदौली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी को प्रदान की गई थी। गांधी जी द्वारा बल्कि प्रदान किए थे। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि जो है किसने दिया था? तो बारदौली की महिलाओं ने वहाँ के जो है सफलता के बाद दी थी और गांधी जी ने प्रदान किए थे। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडॉल्फ हिटलर ने कहा था। यानी सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी सर्वप्रथम किसने कहा था? तो एडॉल्फ हिटलर ने कहा था। गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एम.जी. रनाडे थे और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एम.जी. रनाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे और शुद्धि आंदोलन के जो है प्रवर्तक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है और 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी और अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया? था महात्मा गांधी ने की थी। फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था और फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ देगा कि किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था? फ्रैंक मोरिस ने। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के दिवस के रूप से संबंधित है जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके से संबंधित है? तो स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक बिबियन डिरोजियो था। यंग बंगाल आंदोलन का जो है प्रवर्तक कौन था? तो बिबियन डिरोजियो था। कांग्रेस ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। यानी कांग्रेस ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है और भारत का जो है पितामह किसको कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है और गोपाल हरि देशमुख को क्या लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। बिना ताज का बादशाह किसको कहा जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। एओ हुम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। अब एओ हुम को क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। एओ हुम 1885 में से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। एओ हुम जो है 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बदरुद्दीन कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे। यानी कांग्रेस के पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। रॉलेट एक्ट के बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया। यानी रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया? बिना अपील बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1921 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। याद रखिएगा दोस्तों, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाइयों ने किया था 1919 ईस्वी में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे।
22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। हुआ क्या दोस्तों कि 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया और इसी दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। अब पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन थे? तो चौधरी रहमत अली। गांधी जी ने किस प्रस्ताव पर कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है? इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक। गांधी जी ने कृषि मिशन पर कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक जो है नष्ट होने वाला है, यानी इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया लेकिन आज इसको समाप्त ही करना था, इसीलिए कोई बात नहीं, ठीक ना। थोड़ा सा और है, पढ़ लीजिए। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जो है किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की। और भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में स्थित है, यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है कुख्यात सेलुलर जेल जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रामाबाई ने की थी, यानी आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? तो पंडित रामाबाई ने की थी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटा ज़रूर दबाइए ताकि दूसरा वीडियो जैसे ही आए तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल सके। और दूसरा जो है सब्जेक्ट एनसीईआरटी सार संग्रह का वीडियो भी है, बायोलॉजी का डाला जा रहा है, तो दोस्तों देखिए और आपको कैसा लगता है कमेंट्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट जो डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भारतीय धार्मिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।